आज इस संदर्भ में कोई असेंबली में या कोई सरकार के नाते कोई विचार हमारे पास सामने नहीं आया है। हाँ, कहीं कोई नया विचार किसी विधायक के सामने आता है, अगर वो उसका कोई प्रारूप, कोई ड्राफ्ट बना करके उसमें चेंज करने के लिए सदन के सामने रखेंगे या सरकार के सामने रखेंगे, तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे। अंतोगत्वा हित में, लोक हित में, सदस्यों के हित में, सरकार के हित में अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन करने की बात आएगी तो जरूर करेंगे। अभी इस विषय पर हमारा कोई विचार भी नहीं है और कोई हमने इस पर सोचा भी नहीं। धन्यवाद। किसान अपनी जमीन की वैल्यूएशन खुद भरता है और उसको हमारे सेक्रेटरीज की एक कमेटी है, वो देखती है कि फिजिबल है या नहीं। अगर फिजिबल होती है तो जो हमारा लैंड परचेज बोर्ड है उसके अंदर प्रस्ताव जाता है और वो फिर आगे कोई अगर नेगोशिएशन फार्मर से डायरेक्टली सरकार के साथ होती है कर हम उसको खरीदने का काम करते हैं, जिसके अंदर लगभग 40 से ऊपर प्रोजेक्ट्स को हमने सक्सेसफुली आज इंप्लीमेंट करने का काम किया। वहीं लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 की बात है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर कोई रेट किसान के साथ प्रस्तावित कलेक्टर रेट या बेस रेट नहीं है, बल्कि सरकार उसको हिस्सेदार बनाती है प्रोजेक्ट के और उसकी वैल्यूएशन जो वो अग्री करता है और जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका बेस बनाकर शेयरिंग के प्रॉफिट लेना चाहता है तो प्रॉफिट लेगा, और वो अगर जमीन का हिस्सा डेवलप्ड लेना चाहता है तो डेवलप्ड हिस्सा देने का काम करेगा। जमीन का हिस्सा लेगा तो पूलिंग करेगा। और जहां बात आती है कलेक्टर रेट, हमारी सरकार ने 4 साल में निरंतर कलेक्टर रेट रिवाइज किया है और अब उसका ऑटोमेटिक मैकेनिज्म भी हम जल्द लाने वाले हैं, जिसके अंदर रेगुलरली लैंड परचेज और सेल जब होती रहेगी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर, और जिस रेशो पर लैंड परचेज और रजिस्ट्रियां होगी उस रेशो पर कलेक्टर रेट भी निरंतर रिवाइज होगा। धन्यवाद। धन्यवाद हो गया। सेनेटरी सिस्टम की बात होगी, वो एक प्रांत के अंदर स्लम रह जाएंगे। अब मैं अपने आप सप्लीमेंट्री हाईवे पे चले जाओ, सप्लीमेंट्री पूछो, आप सप्लीमेंट्री पूछो। हाईवे पे चले जाओ, जहाँ मार्केट लग रही है, इनकी सड़कें हैं, जरा देख लेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के वहां पर लाइनें कहाँ लगी हुई है, कहाँ एरे डले हुए हैं, कहाँ डले हुए हैं, अनथराइज्ड कॉलोनियां। ऐसे है जी। 5,000 चिरंजीव राव जी नहीं, खाली जब उठाया विषय, जब भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी हाफ एन आवर डिस्कशन रखो, पता लग जाएगा उसमें क्या दिक्कत है। वो अगर आप लिख करके देंगे उस पर विचार करेंगे। आप अगर लिख करके देंगे कोई बात नहीं, बैठ जाएगा। आप लिख करके देंगे उसके ऊपर विचार करेंगे। श्री चिरंजीव राव जी, क्योंकि ये हो गया, ये बड़ा इंटरलिंक्ड बात है। एक क्वेश्चन के अंदर 10 मिनट नहीं दे सकता, एक प्रश्न के अंदर 10 मिनट नहीं दे सकता। प्रकार से उड्डा में लूट मची हुई है। एक प्रश्न के लिए 10 मिनट नहीं हो गए 10 मिनट। आप देखिए टाइम, देखिए कितना हो गया। नहीं, आप सप्लीमेंट, मैं बिल्कुल आप सप्लीमेंट्री पूछिए कि आपने क्या पूछना है। मैं पूछ रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि नेताओं की प्रोटेक्शन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि प्रोटेक्शन। आप 7 चलिए चिरंजीव राव, क्वेश्चन नंबर 7। 65 अनधिकृत कॉलोनियां थी। पहले तो हम ये सूची उपलब्ध कराएंगे कि 11,665 जो आपके कार्यकाल में अनाधिकृत ढूंढी गई हैं वो कौन सी थी, वो लिस्ट भी आपको देंगे। अगर हमारे समय में 5,352 लिखी हैं वो लिस्ट भी देंगे, और इसमें से कौन कौन इन कॉलोनियों को काटने वाले हैं जिनके नाम रजिस्ट्रियां हुई है वो भी नाम आपको देंगे, और इसमें कहां क्या गड़बड़ हुई है ये जानकारी भी आपको उसमें अच्छी तरह मिल जाएगी। नहीं, वो 11,500 किसी के राज्य में हुई आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए 11,500 वो हमने कर ली क्या आदरणीय? पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, और अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी सारी प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है और जल्दी ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। स्पीकर साहब, मेरा सिर्फ एक आखिरी है कि यहाँ बहुत सारी हमारी माताएं बहनें वहां पर धरने पे बैठी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे को लगता है कि मंत्री जी ने, क्योंकि बहुत दिनों से काम छोड़ रखा था, पूरा पढ़ के नहीं आए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह सकता हूँ, मैंने भी पढ़ा था, 2015 में अनाउंस किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ एम्स बनाएंगे। ये नहीं है यहाँ की भावना की बात है, अखबार का। चलो मैं चर्चा का विषय नहीं करता, लेकिन मैं इस बात की आपको बधाई दे रहा हूँ। जो डेड लॉक बना हुआ था अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का, वो सॉल्व किया। कैसे किया आपने? नहीं, वो कैसे किया अध्यक्ष महोदय? जब मैं वकील था, ये प्रश्नकाल का आपके सदस्य मैं तुमको बधाई दे रखा हूँ। कैसे किया? नहीं, एक मिनट, मैं वकील था तो एक बादरगढ़ का थानेदार था, उसने एक वकील की बेइज्जती कर दी, वकीलों की हड़ताल हो गई, और मुख्यमंत्री थे उस टाइम या तो चौधरी भजनलाल थे या चौधरी बंसीलाल थे। काफी दिन रही हड़ताल, तो फिर उन्होंने बुलवाया, मैं भी गया उनके साथ। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं कर दूंगा, इसका समाधान निकाल दूंगा। थोड़े दिन के बाद फिर बुलवाया दिल्ली वकीलों को, उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुमने हड़ताल कर रखी थी कि थानेदार की मैंने बदली कर दी, डीएसपी पर आगे प्रमोट करके भेज दिया, तो ये काम किया इन्होंने, कर दिया काम। चलिए, या तो खुद 80% लेनी है, मंत्री जी काम छोड़ दें, उसका काम करना छोड़ देंगे और वही हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, फिर प्रमोशन हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। कोहिनूर इंटरनेशनल एकेडमी ततियाना कैथल के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, सरकार अतिरिक्त अनुदान की बात कर रही है। अध्यक्ष महोदय, 2007 सीएम अनाउंसमेंट हुई है,
118 मेरे फरीदाबाद में हुई हैं और मेरे NIT 86 के हिस्से में क्या आया, CM अनाउंसमेंट के नाम पे 0 अंडा। और डेली सबका साथ सबका विकास। मंत्री जी मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, 626 करोड़ का प्रश्न भी मैंने लगाया था कि नगर निगम के खाते में 626 हैं। मेरे इलाके की जनता इतना टैक्स दे रही है, मुझे वो डेट बता दो। एस्टीमेट आपके पास से पास होके जा चुके हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल 2 महीने से लंबित पड़ी है कि फलानी तारीख को टेंडर लग जाएंगे, नहीं तो कसम से भ्रम हत्या का दोष लगेगा। मैं मेरे इलाके में नहीं जा सकता, मैं 2 गज कफन में कपड़ा आता है, मैं अध्यक्ष महोदय ये बनवा के लाया हूं, मेरे को डेट नहीं बताई ना, मैं कसम से ये पहन के जिंदगी गुजार दूंगा। फिर आप मत कहना कि परसों तू विधानसभा में इस रूप में आया, तो मैं लोगों के पास नहीं जा सकता। सिर्फ 28 करोड़ रुपए मांग रहा हूं, मैं कोई 2800 करोड़ मांग रहा हूं। बजट पास करते हम 1-1 लाख करोड़ का, और आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रहते हैं वहां, भाजपा के जिला के पदाधिकारी भी रहते हैं, नीरज शर्मा का घर नहीं है। और ये मेरी विधानसभा की स्थिति है, सिर्फ एक साइन होने के 28 करोड़ दे दिए। भाई नगर निगम के खाते में वहां कैप लगा दो, नगर निगम भी आपके अंडर में आती है, और आपने देने आप दे दो। सिर्फ 27 करोड़ 48 लाख की बात है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत आपत्तिजनक विषय है, मैं इस पर आपत्ति करता हूं कि इस प्रकार से इमोशनल स्टेटमेंट विधानसभा के यानी पटल पर इमोशनल स्टेटमेंट देना ये बहुत खतरनाक है। और इस खतरनाक स्टेटमेंट को अगर इसको रखा गया तो आगे चल करके हमारे इस विधानसभा में इस प्रकार की कार्रवाई सुनने के लिए हाँ, ये आत्महत्या जैसा शब्द जो विषय किया है, इसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाए। बिल्कुल निकाल देंगे। हाँ, और जहां तक मुझे एक और निवेदन करना है सदस्यों से कि इस प्रकार का ये प्रदर्शन करना विधानसभा के अंदर वांछित नहीं है, इसके ऊपर कोई भी संज्ञान लिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि विधानसभा के अंदर इस प्रकार का प्रदर्शन जो है ना, ये अलाउड नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, इस किस्म का प्रदर्शन विधानसभा में ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ कही तो नहीं थी। 28 करोड़ की है, वो बात ठीक है, कर दो, इसका कर दो पीछे। अब जहां तक विषय का है 28 करोड़ का मामला है। नहीं सुनिए, 28 करोड़ का विषय नहीं है। पहली बात आपके पास मेरी बात सुनिए। देखो देखिए, अपना एक सिस्टम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जिन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम है। और कारपोरेशन पहले जो आदतें बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष भर से ये सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का सेल्फ ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% हम देते हैं और बांट करके देते हैं। इसके बाद भी किसी के पास कम पड़े तो स्टेट ने आश्वासन दिया हुआ कि हम देंगे, लेकिन वो 606 करोड़ में से अगर वहां पैसा तो वहां लगाना ही पड़ेगा उनको, तो पहले उसका अनुमान एक पता करा के कि जिस हद की इनकी मांगे हैं उस पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट उन्होंने लिखा है उनको कि किस मद में कितना पैसा 606 करोड़ में है, अगर आपके पास आपको लगाइए, अन्यथा अगर ये सिस्टम चालू रहेगा तो स्टेट का ही बजट बिगड़ेगा हमारा। तो इसलिए आएगा, चाहे उनका बैंक में है, चाहे FD है, चाहे कहीं भी है, 7% से ऊपर अगर मांग करेंगे तो हम रिव्यू करेंगे कि आपका पहला पैसा लग गया है तो मांगिए, नहीं तो नहीं। तो इसको महोदय एक सवाल मामूली सा है। वो कह रहे हैं मंत्री जी ने रिकमेंड करा, आप बताओ आपने भेज रखा है रिकमेंड करके कि हाँ या नहीं? इन्होंने मंत्री जी से कर, मंत्री जी ने भेज रखी है फाइल, ये करके हाँ या ना का जवाब दे दो। देखिए फहमी ना रहे, हाँ या ना हर बात का जवाब नहीं होता आदरणीय। पत्र भेज रखा है, इनका जो भेजा है लेटर भेज रखा है, फिजिबिलिटी चेक करवा के सारा काम जो उचित होगा वो किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप, मैं तो एक ही बात का सवाल पूछा है कि भाई आपने ये 28 करोड़ का सब चीजें फिजिबिलिटी ठीक हुई तो हो जाएगा। थोड़ा मिनिस्टर है ये, क्लरिकल वो लिखते हैं क्या? तो मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपने लिख के भेज रखा है, नहीं भेज रखा है सैंक्शन के लिए? ये सवाल सीधा जवाब दो हाँ या ना, या तो ये इसको कह दो ना, ये अपने हल्के में जाकर कह देगा भाई ये चिट्ठी नहीं लिखी। नहीं, जो स्थिति सही होगी तभी मिलेगा ना, उसकी कॉपी भेज दो। जब स्थिति सही होगी तभी मिलेगा। और क्यों अटका हुआ है, क्यों इतने दिन से अटका हुआ है? इतनी सी बात के पीछे ये इतने शब्द जो बोले हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन करता हूं कि इस तरह की वो शब्द नहीं होनी चाहिए। वो शब्द निकाल दिए मंत्री जी। पास करें हैं, एस्टीमेट बन के आए नीचे से, डायरेक्टर ने साइन करें, सेक्रेटरी ने साइन करें, और अब ये कह रहे हैं फिजिबिलिटी चेक करेंगे। अब फिजिबिलिटी चेक करेंगे 2 महीने बाद। भाई कितनी मौतें और चाहते हो? 2 आदमी मर चुके हैं सीवरेज ओवरफ्लो से। एक मिनट अगर होना है या नहीं होना है, इसको 15 दिन के अंदर अंदर आप इनको बताएं करवा करके, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो रिफ्यूज करें। अगर हो सकता हुआ तो ये हो जाएगा जी। हाँ, तो थोड़ा सा इनको 15 दिन 1 महीने में हो जाएगा। 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 दुष्यंत जी। सर, लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष जी, जो जवाब आया है उसके अंदर लिखा गया कि 98 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अभी जो बाढ़ के अंदर
हरियाणा में जो घग्गर नदी ने काफी नुकसान किया, उसमें जब सिरसा जिला की बात करते हैं तो ये रंगा से स्टार्ट होके और आगे करीवाला होके बाहर निकलती है और कम से कम 60 किलोमीटर का वो दायरा है। और इसमें दिखाया गया है कि सिरसा जिला में आवास क्षति के लिए 14 मकान हैं वो क्षति हुए हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो वहाँ जैसे मेरे हल्के के गांव है बुरक्रमगढ़, चकथिराज, बुड्ढा बड़ा सात का इलाके में 2-3 गांव है वो पूरे डूब चुके थे और उनमें सैकड़ों मकान की क्षति हुई है। और जो क्षतिपूर्ति पोर्टल में जब उन्होंने डाला तो जो सरकारी कर्मचारी आए जिन्होंने उसमें किया उनको कोई रिसिप्ट नहीं दी और उनको आज भी वो मुआवजे के लिए बार बार बात कर रहे हैं। एक तो मेरा ये है। दूसरा, आपने जब बाढ़ आने के बाद जो मिट्टी की जरूरत थी उस वक्त, तो कुछ किसानों से प्रशासन ने मिट्टी उनके खेतों से उठाने का काम किया और उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी मिट्टी उठा रहे हैं और ये बांधों पे लगानी है और आपको मुआवजा दिया जाएगा। परंतु जैसे मेरे पास ये काफ़ी शिकायतें भी हैं जो, और उनके जो मांग पत्र हैं वो भी है, जो डीडीपीओ बीडीओ के रिकमेंडेशन भी है कि हम मुआवजा देंगे, परंतु उनको भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं आया। मैं ये 2 बातें उनसे जवाब चाहता हूँ। अपने सदस्य ने जो बात रखी है, रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ जहाँ पानी भरा था वहाँ का सर्वे साथ के साथ कराकर, और ये पावर भी एफसीआर से डेलीगेट डिप्टी कमिश्नर को कर दी गई थी कि तुरंत उनके घरों का मुआवजा दिया जाए। और जिन जिन के घरों को डैमेज हुआ था केवल मात्र उनको पैसा दिया जाएगा जिनके घर में पानी घुसा था और डैमेज नहीं हुआ। इसकी रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टेट गवर्नमेंट्स को परमिट नहीं करती। जहाँ विषय दूसरा आया कि मिट्टी फार्मर्स के खेतों से निकाली गई, ये तो एक सामाजिक काम है और इतिहास भी रहा है। जब जब बाढ़ आई है और बांध लगाए गए हैं इमरजेंसी में, तो किसी भी किसान ने आपत्ति नहीं जताई कि मेरे खेत की मिट्टी उठाओ या मुझे मुआवजा दो। और अगर इस तरह का किसी अधिकारी ने आश्वासन दिया है, मैं तो चाहता हूं कि लिखित में सरकार को दे कि हम इसकी इंक्वायरी कराएं। मैं खुद O2 हेड से लेकर एलनाबाद का जो पुल है रानी एलनाबाद रोड पे उस तक गया था और मैंने देखा कि किस तरीके से हजारों किसान अपने खेतों से मिट्टी लेकर आ रहे थे। हाँ, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो डीजल इस्तेमाल में आया, कोई संसाधन लगे जेसीबी या इस तरह के, उसकी भरपाई ग्राम पंचायतों को पैसा सैंक्शन करके साथ के साथ करवाई गई। माननीय सदस्य ने जो बात करी कि किसी ने आश्वासन दिया है, मैं तो चाहूंगा कि उसका फैक्चुअल रिकॉर्ड आप दें कि हम उसकी इंक्वायरी कराएं कि किस तरीके से ऐसे झूठे आश्वासन बिना सरकार की परमिशन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिए गए। अध्यक्ष जी, बिल्कुल मेरे हाथ में भी है कुछ लेटर जिसपे मार्क किया हुआ है डीडीपीओ का, वीडियो का, वो भी, और जो तमाम साथियों को, क्योंकि उस ठीक बात है उस टाइम सामाजिक तौर पे बहुत से साथियों ने शो किया, परंतु कुछ जगह पे जैसे छोटे किसान थे उनका 1-1, 2-2 एकड़ था, तो उन्होंने जब उनसे मांगा गया मिट्टी तो उन्होंने कहा कि हमें क्या है, हमें क्या मिलेगा, हमारे गड्ढे बन जाएंगे यहाँ पे, हम 2-2 एकड़ के किसान पहले ही। अगर आपके पास कोई रिटर्न में है ना, हाँ जी, वो मंत्री जी को पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करा करके इसके ऊपर। दूसरा जी, वो मकानों वाला बता दूं, पानी घुसा है जी, उनमें दरारें आ चुकी है और जो दरारें आ चुकी है जी वो डैमेज ही माना जाएगा। जिस मकान में दरारें आ चुकी है उनको डैमेज माना जाएगा। नीचे से जब पानी पूरा का पूरा 1 हफ्ते तक चला है तो नीचे भी जो जहाँ नींव है उनकी नींवें बैठ चुकी है, यानी उसका जब बेस ही टूट चुका है तो वो भी डैमेज माना जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार उप मुख्यमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि आप एक बार जांच करवा लें और उन गांवों के नाम मैं दे दूंगा, अगर वो हो ठीक हो तो आप मुआवजा उनको देने का काम करें। अध्यक्ष, ऐसी इमूवेबल चीज है, अगर डैमेज का आज भी कोई असर दिख रहा है, जैसे आपने कहा कि उनका बेस वीक था, बैठ गए मकान, दरारें आ गई, आज भी ये पावर किसान के पास है या गांव के ग्रामीण के पास है कि डिप्टी कमिश्नर को अपील कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि अगर कोई रह गया तो वो अपील कर दे। केस बाय केस वेरिफिकेशन के बाद सरकार उनको कंसीडर करेगी उन 1200 प्लस गांव में जो घग्गर और यमुना के किनारे फ्लडेड एरिया के अंदर सम्मिलित हुए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर माननीय सदस्य ने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया है। मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग उस प्रिंसिपल के खिलाफ आज तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर आज से उस प्रिंसिपल का पुराना इतिहास भी उठाया जाए। 2005 में भी ऐसा केस उसी प्रिंसिपल का था, उसके अंदर किसने समझौते करवाए, कौन उसका सिफारशी था, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2011 में किसने उसका ट्रांसफर फिर उचाना किया, कौन उस समय एजुकेशन, एक माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, आप अपना गिरबान खुद देखिए। 2011 के I am not justifying anything. I am telling the house. नहीं, वो तो बता रहे हैं पुरानी बातें, जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं जो पहले जो हुआ है। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एजुकेशन आपने कहा है तो आपका
और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई, इसकी इंक्वायरी पुलिस महकमा करे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया तो आज ये कृत्य नहीं होता। अगर टर्मिनेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा पुलिस इन पहलुओं को देखती भी इन्वेस्टिगेशन करे और जिनने समझौते कराए उन सारे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जी ठीक है, आप बैठिए। आप हो सके बनाया गया जब मुख्यमंत्री ने बात कही। आप बैठिए गीता जी। आप नहीं, उन्होंने की भूमिका निभाई, आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। जब आप कस्टोडियन थे तब आपने बचाया उसको, जब आप कस्टोडियन थे ना तब आपने बचाने का काम किया, आपने टर्मिनेट करने का काम किया। बैठो बैठो बैठो। अभय यादव जी। अन्य गीता बुक्कल जी, क्या ये फैक्ट है? बैठिए। माननीय सदस्य बताइए साहब उसको। आपने बैठो। आप बहुत हो गया। अभय यादव जी, आप बोलिए प्लीज। बोल लेना तो मैं आपका नंबर बाद में है जी। बैठिए। अध्यक्ष बहुत धन्यवाद। और अब मैं ये नेगेटिव आपका क्या नंबर आ रहा आपका? इस नेगेटिव सिंह चौटाला। डिप्टी स्पीकर महोदय, आज सरकार को बड़े 9 वर्ष से कुछ ज्यादा का समय हो गया और मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया था 9 साल जब पूरे हुए तो इन्होंने 9 बड़ी उपलब्धियां अपनी बताई कि हमने इस 9 वर्ष के अंदर प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई सरकार में बैठे लोगों ने। जहां इस 9 वर्ष में भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, कानून व्यवस्था खत्म हुई, जहां इस 9 वर्ष में बेरोजगारी बढ़ी, मैं कुछ सरकार की जो बड़ी उपलब्धि है वो आपके सामने बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। आज इस सरकार के अंदर 2,09,000 से ज्यादा पोस्ट जो वैकेंट है। जिस सरकार के अंदर 45-48% कर्मचारी अगर कम होंगे वो सरकार कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। आज ऐसी हालत है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं। आज 71,000 से भी ज्यादा पोस्टें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंट है। अगर इतनी पोस्ट वैकेंट होंगी तो फिर मान करके चलो कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। जो मीडियम क्लास के लोग हैं या जो अपर क्लास के लोग हैं वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ले जाकर के पढ़ा सकते हैं, लेकिन आम आदमी का जब बच्चा है, जो मजदूरी करता है, जो लैंडलेस व्यक्ति है, उसका बच्चा जो है किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ पाएगा, किसी भी तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाएगा। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है 9 वर्ष में, आपको ये उपलब्धि भी बतानी चाहिए थी। उसके साथ साथ जो एम डिपार्टमेंट में उनका जिक्र कर रहा हूं। एजुकेशन के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है, हर प्रदेश जब भी प्रोग्रेस करता है तभी तरक्की करता है जब उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ज्यादा अच्छी हो, लोगों का विश्वास बढ़ता है, इंडस्ट्री आती है, हर आदमी ये सोच करके अपना कारोबार करता है कि मुझे वहां किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। अकेले पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आज जो है 21,500 से भी ज्यादा पोस्ट वैकेंट है। जहां इतनी पोस्ट वैकेंट है वहां उसके साथ साथ हजारों पुलिस के कर्मचारी ऐसे लोगों के साथ गार्ड के रूप में लगाए गए हैं जो अपराध को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये मैंने बाकायदा तौर पे विधानसभा में एक सवाल लगा करके पूछा था कि किन किन लोगों को आपने सुरक्षा दे रखी है, और उसमें सरकार की तरफ से हजारों कर्मचारियों के बताया गया था कि इन लोगों को हमने सुरक्षा प्रदान कर रखी है। और जिनको सुरक्षा प्रदान कर रखी है, मैंने पूछा कि क्यों दे रखी है, तो ये बताया गया था उस वक्त में कि इनको थ्रेट है। और मैंने ये पूछा ये थ्रेट क्यों है, और थ्रेट जिन लोगों से उन लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी है? सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं था, सरकार साइलेंट थी, चुप थी, बता नहीं इसकी। केवल उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है ज्यादा जो लोग अपराध में बढ़ाने में ज्यादा मदद करने का काम करते हैं। उसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर है नहीं, हेल्थ का तो वैसे भी इन दिनों में दिवालिया पीटा हुआ था। पिछले 2-3 महीने से मुख्यमंत्री जी के ऑफिस का हेल्थ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा विवाद था, जिसकी वजह से हरियाणा के लोगों को बहुत दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ा। आप बैठ करके समझौता करते हो कि आओ बैठ करके इस मामले को सुलझा लेते हैं, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। कितनी इस तरह के हालात हमारे प्रदेश के हैं कि मुख्यमंत्री अपने मिनिस्टर्स को भी अपने साथ लेकर के नहीं चल पाते, मिनिस्टर को रुष्ट कर देते हैं, मिनिस्टर फिर फाइलें नहीं निकालते, उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर
14,864 से ज्यादा पोस्टें वैकेंट है, जबकि टोटल पोस्ट 25,000 है। मतलब 50% से भी ऊपर 60% के करीब पोस्टें जो वैकेंट है। अगर 60% पोस्ट वैकेंट होगी, गरीब आदमी का इलाज कहाँ होगा? किस हॉस्पिटल में जाएगा? कहाँ जाकर के अपना एक्सरे कराएगा? कहाँ जाकर के अपनी MRI कराएगा? कहाँ जाकर के कोई और दवाइयां लेने का काम करेगा? आप एक बिल लेकर के आ रहे हो, मैंने सुना है, जिसमें कह रहे हो कि जब तक डेड बॉडी हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगी, जब तक उसका पूरा पैसा नहीं दे दिया जाएगा। इस तरह का बिल भी आप लेकर के आ रहे हो, क्या बात होगी? टाइम हो गया आपको इसीलिए बैठा रखा है। नहीं, आपका आधा मिनट है, आपने बाइंड अप कर लिया था, एक मिनट पहले आपने बोल दिया था सर, आपको तकलीफ हो जाए वो देखा आपकी तरफ फट देशी बजा रहे बोल थे, उसमें काउंट होगा पहले टाइम से पहले बोले बता। 2-3 चीजें मैं वो बता दूं, बस एक चीज बता दो, आपकी बात बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा। इरिगेशन डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको हैरानी होगी सुनकर के 20,463 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 12,144 पोस्टें वैकेंट है। जो कृषि से जुड़ा हुआ मामला है, किसान से जुड़ा हुआ मामला है। रोज किसान की बात करते हो, रोज किसान को ताकत देने की बात की जाती है। धन्यवाद। इरिगेशन डिपार्टमेंट का दिवालिया पिट गया। भव्य बिश्नोई जी, धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। रिटर्न में दे देना, आज अपने निर्धारित समय में रिकॉर्ड में चली जाएगी, रिकॉर्ड में आ जाएगी। हरियाणा और आदमपुर से